टॉपिक स्टार्ट हो रहा है काफ़ी। यहाँ पर जो है वो काफ़ी लिंक टॉपिक है, क्योंकि हम यहाँ पर दो तीन चीज़ें जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें ख़ास तौर पर फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन रेवोल्यूशन और फर्स्ट यूकैरियोट्स के हवाले से हमारे कई बातें जो है वो हमने यहाँ पर की हैं। तो फर्स्ट यूकैरियोट्स के हवाले से भी बात आई थी। बात हमने ये की थी कि जो एंडोसिम्बायोसिस और मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से पिछले जो हमारा टॉपिक है उसमें कवर हो गया था। और वो जो टॉपिक है मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि उसको एक दफ़ा देखिएगा ज़रूर। उसमें आपको ये ज़रूर अंदाज़ा होगा कि ये हाइपोथेसिस जो है वो क्या कह रहे हैं। मतलब ये है कि आपको ये ज़रूर पता लग जाएगा कि ये हाइपोथेसिस जो हैं वो किस अंदाज से प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स का बनना जो है वो बताते हैं। क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो है वो तो बैक्टीरिया थे, कोई सेलुलर ऑर्गेनल नहीं था, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं था। तो वो जो मैं जिसको बार बार कहता रहा हूँ, कंपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, कंपार्टमेंटलाइजेशन यानी कि बॉडी के अंदर या सेल के अंदर जो भी हो रहे हैं, केमिकल्स हो रहे हैं, उनके कंपार्टमेंट्स का बनना, उनके कंपार्टमेंट्स का बनना, कि जो भी केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म से सेपरेट रहे। ठीक है, अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल लाइसोसोम है, लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं आपके पास, और ये लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं ये अगर एक आपके पास जो है वो एक अदद वेसिकल है उसमें बंद होते हैं, तो इन लाइसोसोमल एंजाइम्स के बंद होने में, असल में इस एक वेसिकल के अंदर बंद होने में हिकमत क्या है? बिकॉज कीपिंग दीज एंजाइम सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। क्योंकि आपको ये भी पता है कि अगर ये एंजाइम साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं तो ये खासा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स। बिल्कुल ऐसे ही इन एंजाइम्स का क्लोज होना। ये तमाम बातें जब आई थी तो हमने कहा था कि कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो किसी वजह से हुई है, यानी डिफरेंट केमिकल्स को साइटोप्लाज्म के सोल्यूशन से दूर रखना। अच्छा, ये तमाम बात हो गई थी हमारी। फिर हमने ये कहा था कि ये तमाम हमने डायग्राम्स देखी थी, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, इनका फ़र्क देखा था। फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो हमारी बातें जो हैं वो इसमें हो गई थी। तो उसके बाद अब आगे आ जाता है ओरिजिन ऑफ मल्टी सेलुलैरिटी। अब मल्टी सेलुलैरिटी क्या है और मल्टी सेलुलैरिटी कैसे इवॉल्व हुई, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहाँ कब आए, और उन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ने जो है वो कब जो है वो अपना ब्रेक थ्रू किया। और जो है वो उसके अलावा इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन कब हुई। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है जानने के लिहाज से कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो हमें बड़ा वाज़े डिफरेंस पता है ना, कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ जो इवॉल्व हुई, जो दो चीज़ें जब इवॉल्व हुई हैं और उनके इवॉल्व होने के बाद उनमें डिफरेंस करना वो थोड़ा सा मुश्किल था, तो अभी हम उनको देखते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जब आप मल्टी सेलुलरिटी देखते हैं तो उसमें एक चीज़ आपको वाज़े तौर पर पता है। वैसे आप में से किसी को अंदाज़ा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कब एक ऑर्गेनिज्म को आप मल्टी सेलुलर को कह सकते हैं? क्या वो पेट एक डेफिनेशन होगी जिसकी बुनियाद पे आप उस ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर कह सकते हैं? सर डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, जी। ये जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद पे आप इनको डिवीजन ऑफ लेबर जो है इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि जब तक डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगी तब तक ये जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं कहलाएगा, मल्टी सेलुलर नहीं कहलाएगा। इसका एक आपको जो है वो मिसाल देता हूँ, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये जो आपका कॉलोनी, वो ऑर्गेनिजम्स जो कॉलोनीज बनाते हैं, अपेरेंटली वो भी यूं लगता है जैसे वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दो तरह की मल्टी सेलुलरिटी हमें जो है वो वाज़े तौर पर यूं लगता है जैसे वो मल्टी सेलुलर ही हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर में हमारी जो मिसकंसेप्शन आ जाती है, उसमें हमारी एक मिसकंसेप्शन डिवीजन ऑफ लेबर नहीं, लिहाजा इस हवाले से थोड़ा सा कॉलोनियल हैं उनको सेपरेट रखते हैं। ठीक है, कॉलोनियल में एक चीज़ जो नहीं होती ना, जो मल्टी सेलुलर में होती है, वो है टिश्यूज़। ये बात बड़ी क्लियर ध्यान में रखिएगा, जो टिश्यूज़ है ना वो डिफाइन ही किससे होते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर से।
ठीक है। यानी इसका मतलब ये होगा कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है, अगर उसमें टिश्यू बन रहा है, अगर टिश्यू बन रहा है और डिवीजन ऑफ लेबर आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो जो फॉर्मेशन है वो मल्टी सेलुलर है। लेकिन अगर टिश्यू नहीं बन रहा, यानी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं आ रही, तो वो जो ऑर्गेनिज्म है या वो जो सेल्स का ग्रुप है, वो कॉलोनी तो ज़रूर है लेकिन टिश्यू नहीं है। मल्टी सेलुलैरिटी में बेसिकली आप क्या कहते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स आ जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा सेल्स एक जगह पर इकट्ठे हैं। अब ऐसा बहुत सी बैक्टीरियल कॉलोनीज में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी पिछले दिनों हमने स्ट्रोमेटोलाइट्स पढ़े थे और उसमें मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होकर बायोफिल्म्स बनाते हैं। अभी जो बायोफिल्म्स होती हैं, ये एक्चुअली किस तरह से मार्क होती हैं, आप इनको किस तरह पहचान सकते हैं कि एक तो बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं इसमें, दूसरा इनके इर्द गिर्द एक लेयर होती है। अब ऑलमोस्ट यही स्ट्रक्चर एक टिश्यू का होता है। हर टिश्यू के कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है। ये सेल्स आपस में बड़े ही क्लोजली प्लेस्ड होते हैं और हर टिश्यू की एक बाउंड्री होती है, और उस बाउंड्री को आप क्या नाम देते हैं, उस बाउंड्री को आप देते हैं टिश्यू लेमिना। उस बाउंड्री को आप नाम देते हैं टिश्यू लेमिना का, ठीक है। जब कैंसर सेल टिश्यू लेमिना को क्रॉस कर जाता है तो आप कहते हैं कि वो अब थर्ड स्टेज पर आ गया। उसको आप मेटास्टैटिक कैंसर कह सकते हैं, ठीक है, अगर वो टिश्यू लेमिना को क्रॉस कर गया। तो जो टिश्यू लेमिना है, ये अगर क्रॉस हो जाता है तो उसको कैंसर, जो मैं बात करना चाह रहा था, इन दोनों का स्ट्रक्चर आप देखिए कितना सिमिलर है, टिश्यू का और कॉलोनी का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहते हैं कि जो कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके बारे में जो दो तीन बातें कही जाती हैं, उनमें नंबर वन, दे कैन बी सेपरेटेड। इनको अलहदा किया जा सकता है, अपनी कॉलोनी से अलहदा रह सकते हैं ये, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अलहदा नहीं रह सकते, तो उनके हवाले से क्या कहेगा, क्या आप कहेंगे, नो डिवीजन ऑफ लेबर। ये सारे के सारे अपने जिम्मेदार होते हैं, ये इस कॉलोनी के सर्वाइवल के जिम्मेदार नहीं होते, ठीक है। जैसे मैं अब आपको यहाँ पर बताता हूँ, अगर इनमें से एक सेल भी डेड हो जाता है, तो आप क्या कहते हैं कि इनमें से इस एक टिश्यू में से एक सेल भी डेड हो जाता है तो उसका नुकसान पूरे टिश्यू को हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बात बिल्कुल कही जा सकती है कि अगर वो टिश्यू डेड हो गया है, अगर वो सेल डेड हो गया है, तो हो सकता है कि उससे उस टिश्यू की कारकर्दगी पे ऑब्वियसली फ़र्क आएगा, ठीक है। वो एक टिश्यू था, उसकी एफिशिएंसी पे फ़र्क आएगा अगर उनमें से एक सेल जो है वो डेड हो जाता है। जबकि कॉलोनी अव्वल तो कोई काम कर ही नहीं रही होती, कॉलोनी कोई काम नहीं कर रही होती, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती। ये एक बहुत वाज़ेह जो है ना वो चीज़ है कि कॉलोनी जो है वो अपने लिए ज़रूर काम कर रही होती है, लेकिन वो किसी और बॉडी के लिए, कॉलोनी का हर सेल अपने लिए ज़रूर काम कर रहा होता है, वो किसी और बॉडी के लिए काम नहीं कर रहा होता। जबकि यहाँ पर जो टिश्यू होता है उसमें सेल बेसिकली अपने लिए काम करता है, लेकिन उसका जो अल्टीमेट काम होता है उसका फ़ायदा उस बॉडी को होता है जिसमें वो टिश्यू होता है। हमारे लिवर का एक टिश्यू है, अब उस लिवर के एक टिश्यू का फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन, फ़र्ज़ करें वो डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, लेकिन वो जो डिटॉक्सिफिकेशन है उसका अल्टीमेटली फ़ायदा हमें है, कॉलोनी के में ऐसा नहीं होता, उसमें अल्टीमेटली फ़ायदा किसी को नहीं होता। बस वो एक ये है कि हाँ, वो सारे के सारे एक जत्थे में इकट्ठे हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो मौजूद हैं, सोर्सेज मौजूद हैं, जिस वजह से वहाँ पर वो एक बड़ा सारा जत्था बनाकर वो तमाम ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। तो मल्टी सेलुलरिटी इज़ डिफाइंड बाय टिश्यूज़। टिश्यू होना बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से आप कहते हैं कि अब यहाँ पर मल्टी सेलुलरिटी आएगी। यहाँ एक और बात भी लिखी हुई है बड़ी मज़े की कि एन ऑर्केस्ट्रा वर्क्स better than a single instrument। अब मुझे बताइए ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? What is orchestra? जी बेटा, किसी को नहीं पता? नहीं सर। ऑर्केस्ट्रा होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, काफ़ी ज़्यादा म्यूजिशियंस इकट्ठे होके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, कोई पियानो, कोई गिटार, कोई वायलिन, कोई ड्रम,
ये तमाम के तमाम जब सिंक्रोनाइजेशन में वर्किंग करते हैं तो उसको आप कहते हैं ऑर्केस्ट्रा। और जब एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट यानी सिर्फ गिटार यूज़ हो रहा है या सिर्फ वायलिन यूज़ हो रहा है तो वो सिंगल इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर आपकी बुक में जो कैम्बल में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये कैम्बल की स्टेटमेंट है। कैम्बल में स्टेटमेंट ये लिखी हुई है कि एन ऑर्केस्ट्रा वर्क्स बेटर देन अ सिंगल इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो है वो बेसिकली किसके लिए यहाँ पर लाइन बताई गई है, यहाँ पर असल में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए लाइन बनाई गई है कि मल्टी सेलुलैरिटी इज ऑलवेज बेटर देन यूनिसेलुलैरिटी। क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो किस लिहाज से होता है बेटा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ वो क्या कहते हैं उसको, होम्योस्टेसिस। ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर टिश्यूज़ के दरमियान में होम्योस्टेसिस होती है, वो वे बेटर दैन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनकी जो टॉलरेंस होती है वो भी होम्योस्टेसिस में आ जाती है, टॉलरेंस दैट इज़ बेटर दैन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसकी वजह से आप ये कहते हैं कि दीज आर सर्टनली बेटर, द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर सर्टनली बेटर दैन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, उसके अलावा अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ डिड द मल्टी सेलुलैरिटी इवॉल्व? पहले ऑर्गेनिज्म थे जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है, प्रोकैरियोट्स थे। उसमें सबसे पहले प्रोकैरियोट्स से वो क्या बन गए? यूकैरियोट्स बन गए। यूकैरियोट्स की ग्रुपिंग होती है तो ग्रुपिंग में हमें पता ये लगता है कि ग्रुपिंग जो है वो कॉलोनी बन जाती है, कॉलोनी भी बन सकती है, और ग्रुपिंग से जो है वो मल्टी सेलुलैरिटी भी आ सकती है। तो ये मल्टी सेलुलैरिटी जो है ये कैसे आई? आखिर इसमें क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से मल्टी सेलुलैरिटी इवॉल्व हुई, ना कि कॉलोनीज ज़्यादा कामयाब हुई? तो बेटा यहाँ पर जो बात की जाती है, जहाँ पर जो कहा जाता है कि मल्टी सेलुलैरिटी, उसमें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो रिसर्च पेपर भी जो है वो प्रोवाइड करूँ। मैंने एक जगह पढ़ा था, वो क्या था? वो ये था कि एक्चुअली कॉलोनीज गेव राइज टू मल्टी सेलुलैरिटी, कॉलोनीज गेव राइज टू मल्टी सेलुलैरिटी। अब ये एक बड़ी अजीब सी बात लगती है, यानी इसका मतलब ये है कि एक्चुअली यहाँ पर जो चीज़ पीछे है वो कॉलोनीज़ हैं। अब कॉलोनीज से कैसे जो है वो मल्टी सेलुलैरिटी इवॉल्व होती है, उसके बारे में जो रिसर्च पेपर हैं वो ये कहते हैं कि जो सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स थे ना, सेम स्पीशीज़ ऑर्गेनिजम्स, उनका जो है वो, उनमें से वन, पहली बात क्या थी कि दे स्टार्टेड रिप्रोड्यूसिंग एज ए यूनिट। यानी जो कॉलोनी थी छोटी सी, उनमें सबसे पहला काम क्या हुआ कि उन्होंने एज ए यूनिट यानी सब के सब ने इकट्ठे ही रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। यानी आप यूँ कह लीजिए कि एक कॉलोनी थी, उस एक या दो तीन ऑर्गेनिज्म इकट्ठे थे, दो तीन चार पांच स्पीशीज, उन्होंने पूरा एक टिश्यू अलहदा बना लिया, जस्ट लाइक बडिंग ऑफ, बड ऑफ करना या इस तरह से। तो उन्होंने एक पूरा टिश्यू अलहदा से बना लिया और वो सारे के सारे परमानेंटली एक ग्रुप के तौर पर रहना शुरू हो गए। ये एक वो चीज़ थी जो कि मैंने, मुझे असल में याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि मैंने रिसर्च पेपर में और क्या रीजंस पढ़ी थी पीछे, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में सर्च करके तो आपको जो है वो अपलोड भी कर दूंगा कि बेसिकली उसके पीछे रीजंस क्या हैं। वो बड़ी मज़ेदार रीजंस थी और उनमें जो है वो ये था कि इन कॉलोनीज़ की कोऑर्डिनेशन जो है बेसिकली वो इट गेव राइज टू द मल्टी सेलुलैरिटी। तो वट एवर वॉज द केस, जो भी था उसमें क्या था कि यहाँ पर वो क्या कहता है कि ये देखिएगा, यहाँ पर वो कहता है कि द origin of structurally complex eukaryotic cells sparked the evolution of great morphological diversity than was possible for simple prokaryotic cell। सबसे पहले तो यूकैरियोटिक सेल्स का बनना बड़ा ही बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक रेवोल्यूशन आया, एक बहुत ज़बरदस्त टर्न आया एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में। दूसरी बात ये कि some single-celled eukaryotes gave rise to multicellular forms whose descendants include a variety of algae, plants and animals, fungi and animals। यानी उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता होते होते ये जो यूकैरियोट्स हैं ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डेवलप होते गए। तो बेसिकली ये जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ये बेसिकली इसमें इसके पीछे जो भी फिनोमिना था, जो कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसके पीछे जो भी फिनोमिना था, इससे एक बात तो वाज़े निकलती है, एक बात तो बहुत वाज़े हमें पता लगती है, और वो क्या है? वो है मॉर्फोलॉजिकल रेवोल्यूशन।
बहुत बड़ा मॉर्फोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया। ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो शेप चेंजिंग थी, ऑर्गेनिज्म की शेप्स इंटायरली चेंज हो गई। यानी पहले होता था प्रोकैरियोटिक सेल छोटा सा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि यूकैरियोटिक सेल बनना शुरू हुआ और मेम्ब्रेन्स की वजह से यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से कई गुना बड़ा होता गया। उसके बाद ऐसा मॉर्फोलॉजिकल चेंज आया कि ये यूकैरियोटिक सेल्स ने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने पूरे पूरे जो है वो मल्टी सेलुलैरिटी जो है वो, यानी एक ही ग्रुप के अंदर इन्होंने परमानेंटली जो है वो परमानेंट लाइफस्टाइल इनका बन गया, जिसकी वजह से मल्टी सेलुलैरिटी आई। और इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल रेवोल्यूशन क्रिएट किया। जब तक मल्टी सेलुलैरिटी नहीं आ सकती ना, एक बात ध्यान में रखिए, जब तक मल्टी सेलुलैरिटी हमारे पास नहीं आई, वी हैड नो फॉसिल। जब तक मल्टी सेलुलैरिटी नहीं आई, सिवाय वो जो एक बायोफिल्म थी जिसको हमने स्ट्रोमेटोलाइट कहा था पिछले एक दो लेक्चर्स में, सिवाय उनके जब तक मल्टी सेलुलैरिटी नहीं थी हमारे पास फॉसिल्स भी नहीं थे। सो इट वाज एन इंपॉर्टेंट टर्न इन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। यहाँ तक आकर जो है उसके बाद फिर बहुत बड़ा टर्न आता है और हमें पता लगता है कि फिर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होना शुरू हुए। यहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त बात वो करता है, वो कहता है कि ओल्डेस्ट नोन, ये ज़रा लाइन इस पे गौर कीजिएगा, ओल्डेस्ट नोन फॉसिल of multicellular eukaryotes that can be resolved taxonomically are relatively small red algae that lived 1.2 billion years ago। यानी हमें जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं उसका जो पहला फॉसिल मिलता है वो 1.2 बिलियन ईयर्स अगो मिलता है। लेकिन इस लाइन में एक यूनिकनेस है जिसका मैं आपको अभी बताता हूँ। इस लाइन में एक यूनिकनेस है। सबसे पहले उसने क्या कहा है, उसने 1.2 बिलियन ईयर्स अगो कहा है ना। तो ज़रा एक दफ़ा आप अगर जो है वो, मुझे दूसरा एडिशन ओपन करना पड़ेगा। आप अगर जो है वो दूसरा एडिशन देखते हैं तो उसमें जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट हैं वो तकरीबन 1.8 बिलियन ईयर्स अगो मौजूद है। यहाँ कौन सा फिगर मौजूद है, 1.2 बिलियन ईयर्स अगो। लेकिन वहाँ पर जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हमें मिलते हैं, जो आपका दूसरा एडिशन है, उसमें हमारा जो टेबल बना हुआ है उसमें वाज़े तौर पर क्या है कि जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं उनके फॉसिल हमें मिलते हैं तकरीबन तकरीबन कितना अरसा पहले, 1.8 बिलियन ईयर्स पहले। अब सवाल ये पैदा होता है कि बुक में फिगर लिखा है 1.2 बिलियन, टेबल में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो है 1.8 बिलियन। तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, पहले मैं आपको टेबल दिखा लूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस रिजॉल्व करना, इस सेंटेंस का मतलब समझना, ये बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर जो आपको नज़र आएगा, जो बड़ा वाज़े आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा आप स्टेटमेंट में और आपके कॉन्सेप्ट में, उस हवाले से एक चीज़ समझिएगा। ये यहाँ पर ये देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 1.2 बिलियन 1.2 बिलियन यहाँ बनते हैं, ये क्या बन रहा है, ये 1.8 बन रहा है। ठीक है, तो अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, दोबारा पढ़ लेते हैं। The oldest known fossil of multicellular eukaryotes that can be resolved taxonomically are of relatively small red algae that lived 1.2 billion years ago। अब फर्क क्या है इस डायग्राम में और इस सेंटेंस में, जो सबसे वाज़े फ़र्क है वो क्या है, वो है कि सबसे ओल्ड फॉसिल जो टेक्सोनॉमिकली रिजॉल्व हो सकता था, यानी जिसकी क्लासिफिकेशन हो सकती थी, टेक्सोनॉमिकली रिजॉल्व, वो हमें कब मिला है, वो सबसे पुराना हमें अभी तक कौन सा मिला है, 1.2 बिलियन ईयर्स अगो। यानी उससे पीछे फॉसिल, हमने ये नहीं कहा कि उससे पीछे हमें फॉसिल नहीं मिले, उससे पीछे हमें फॉसिल मिले हैं और यहां पर मौजूद भी है। 1.8 बिलियन ईयर्स अगो हमें मिलता है ओल्डेस्ट फॉसिल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स अपीयर। यानी ये सेल्स हैं और ये हैं भी यूकैरियोटिक, लेकिन आप इनको टेक्सोनॉमिकली रिजॉल्व नहीं कर सके। टेक्सोनॉमिकली रिजॉल्व का क्या मतलब है, कोई बताएगा मुझे? टेक्सोनॉमिकली रिजॉल्व होने का क्या मतलब है?
कि सर उसकी जी बेटे। सर क्लासिफिकेशन जी, कि उसकी क्लासिफिकेशन कर सके आप, किसी हद तक आप उसकी क्लासिफिकेशन करने के काबिल हो सके, ये था टेक्सोनॉमिकली रिजॉल्व होने का मतलब। ठीक है, तो आपने ये 1.2 बिलियन ईयर्स अगो आपको वही मिले, लेकिन आपको फॉसिल जो है वो बड़ी देर पहले के मिल रहे हैं। आपको फॉसिल जो है वो अच्छा खासा पहले से फॉसिल आपको अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए वो आपको इमर्ज्ड अबाउट 1.3 बिलियन ईयर्स अगो, लेकिन वही बात है कि आपको उससे भी पहले मिल रहे हैं। डीएनए सीक्वेंसेस, डीएनए सीक्वेंसिंग जो है उसके हवाले से तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपको उससे भी पहले से फॉसिल मिल रहे हैं, लेकिन जो टेक्सोनॉमिकल रिजॉल्व आप कर सकते हैं वो यही वाला है। बहरहाल उसके बाद जो भी हुआ, लेकिन हमें जो लैक ऑफ फॉसिल है वो हम उसका बड़ा शिकार थे। क्योंकि अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म इस वक्त अवेलेबल हैं, इनका प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या है, ये देखिए, ये सारा इस वक्त आप इस वक्त जो कुछ पढ़ रहे हैं वो प्री कैम्ब्रियन इरा का है। और प्री कैम्ब्रियन इरा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये था कि आपके पास हार्ड पार्ट्स नहीं थे, लिहाजा आपको सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स के लकीली फॉसिल अगर मिल गए तो मिल गए। जैसे ये है, ये अब इंप्रेशन है, ये इंप्रेशन वाला फॉसिल है, ये हार्ड पार्ट्स नहीं है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कि बी डायग्राम, कैम्बेरेला अ मोलस्क दैट लिव्ड 560 मिलियन ईयर्स अगो। फिर ये एक और ऑर्गेनिज्म है डोशेंटोफाइटोन एंड एल्गा दैट लिव्ड 600 मिलियन ईयर्स अगो। ये तमाम, ये जो दोनों आपको ऑर्गेनिज्म है, ये सिर्फ और सिर्फ किस सूरत में आपको मिल सके हैं, लकीली कि इनका इंप्रेशन आपको मिल गया। और इनका क्योंकि आपको इंप्रेशन मिल गया, लिहाजा आप आराम से जो है ये कह सकते हैं कि आपको इनके फॉसिल्स मिल गए। तो लेकिन फिर वही बात है कि आपको जो प्रॉपर फॉसिलाइजेशन है, जो प्रॉपर आपको जो है वो डाटा है सही तरह का, वो आपको प्री कैम्ब्रियन से पहले नहीं मिला। ठीक है, बहरहाल इसी तरीके से ये एडियाकेरन पीरियड कौन सा है, एन इनॉर्मस चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ। क्योंकि आप यहाँ पर अगर देखते हैं, ये है एडियाकेरन पीरियड, ये वो वाहिद पीरियड है जो कि प्री कैम्ब्रियन से पहले मौजूद है। प्री कैम्ब्रियन से आगे तो आपके पास काफ़ी पीरियड्स मौजूद हैं, परमियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, फिर पेलियोजीन, नियोजीन, क्वार्टरनरी। ठीक है, ये तमाम पीरियड्स मौजूद हैं, लेकिन प्री कैम्ब्रियन से पहले जो वाहिद पीरियड मौजूद है, एडियाकेरन पीरियड, उसमें आपको ऑर्गेनिजम्स ऐसे मिलते हैं जिनके फॉसिल्स आपके पास अवेलेबल हैं। अगरचे वो सॉफ्ट पार्ट्स वाले ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन 12 उनके अवेलेबल हैं। ठीक है, उनके पार्ट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पर एज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एडियाकेरन केम टू क्लोज अबाउट 541 मिलियन ईयर्स अगो, the stage was set for another even more spectacular burst of evolutionary change, the Cambrian explosion। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, यहाँ से कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन स्टार्ट होता है। और ये कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन जो है ये बहरहाल काफ़ी एक बड़ी चीज़ है। यानी कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का मतलब ये है कि अब यहाँ से आगे आपको इंतहा से ज़्यादा फॉसिल मिलते हैं। अब आते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन पे। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का मतलब ही ये है कि जो आपका इस वक्त जो आपका इरा चल रहा है वो कौन सा है, वो इस वक्त का इरा वो प्रोटेरोजोइक इरा है, फनेरोजोइक इरा है, फनेरोजोइक। ठीक है, ये जो इस वक्त आपके 3 हिस्सों में डिवाइडेड है ना, कलर वाइज अगर आप देखते हैं, एक ये कलर है, एक ये कलर है, एक ये कलर का है, इन तीनों का इयॉन जो है, सॉरी इरा कह रहा था मैं, इन तीनों का जो इयॉन है वो फनेरोजोइक है। फनेरोजोइक इरा में आपके पास पेलियोजोइक पीरियड है, पेलियोजोइक जो है वो इरा है, फनेरोजोइक इयॉन है, पेलियोजोइक इरा है। पेलियोजोइक इरा में आपको पता ये लगता है कि एक टाइम ऐसा आता है जिसके बाद आपको फॉसिल ही फॉसिल मिलते हैं, फॉसिल्स, बहुत ज़्यादा फॉसिल्स आपको पता लगते हैं, और यहाँ से आप एक लाइफ की हिस्ट्री भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये जो टाइम था, ऑलमोस्ट ये जो इस वक्त टाइम है, मेरा ख्याल है कि फिश है और ऑलमोस्ट, हाँ जी, ये वाला टाइम एम्फीबियंस डोमिनेंट हो गए। यानी आप एक पूरी एक सीरीज बनाते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस ज़माने में डोमिनेंट थे। कैम्ब्रियन पीरियड वो पीरियड है जहाँ से आपको जो है वो फॉसिल मिलते हैं, किस किस के, यहाँ से आपको फॉर एग्जांपल कॉर्डेट्स के फॉसिल भी मिल जाते हैं, यहाँ से आपको आर्थ्रोपोड्स के फॉसिल्स भी मिल जाते हैं।
ठीक है, ये तमाम फॉसिल्स आपको अवेलेबल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इस पीरियड के अंदर, इस टाइम के अंदर आपके पास वो ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे जिनकी फॉसिलाइजेशन हो सकती थी। सवाल ये है कि क्या ये ऑर्गेनिज्म कैम्ब्रियन पीरियड में ही बने थे और उसी पीरियड में खत्म हो गए? नहीं, ये ऑर्गेनिज्म कैम्ब्रियन पीरियड से बहुत पहले एग्जिस्ट करते थे। ज़रा आप यहाँ पर गौर करें, अगर फ़र्ज़ कर लिया कि आपके पास यहाँ पर ये जो डिफरेंट तरह के फॉसिल्स आपको दिख रहे हैं, ये अगर आपको जो है वो मिलना शुरू हो गए हैं, तो इसका वाज़ेह तौर पर मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिज्म बहुत पहले से एग्जिस्ट करते थे। यानी ऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्टेंस जो है वो हमें कहाँ से मिलती है? ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस का सबूत हमें मिलता है, जो एग्जिस्टेंस है उसका सबूत हमें मिलता है ऑलमोस्ट 700 मिलियन ईयर्स अगो। 700 मिलियन ईयर्स अगो हमें ऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्टेंस का सबूत मिलता है। इसका मतलब है एग्जिस्ट वो बहुत पहले से कर रहे थे। हाँ, 542 मिलियन ईयर्स से हमें उनके फॉसिल मिलना शुरू हुए, यानी वो ऑर्गेनिजम्स खत्म होना शुरू हुए। उन ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स की जो हमें प्रॉपर रिकॉर्ड में कैम्ब्रियन से मिलना शुरू हुआ, लेकिन ये बहुत पहले से एग्जिस्ट करते थे। अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये एक इस बुक से आपको जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर दिखाऊं, तो वो कहता है वो कहता है कि फॉसिल्स ऑफ सेवरल ग्रुप्स, स्पंजेस, नाइडेरियंस, मोलस्क्स, फिर स्नेल्स, क्लैम्स वगैरह, फिर इसी तरीके से recent DNA analysis suggests that sponges had evolved by 700 million years ago. स्पंजेस के अगर आपको फॉसिल मिले हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 542 मिलियन ईयर्स अगो अभी उनकी स्पीशिएशन हुई थी। नहीं, 542 मिलियन ईयर्स अगो कैम्ब्रियन पीरियड है जिसमें आपको उनका फॉसिल मिल गया था। 542 मिलियन ईयर्स अगो आपको उनका फॉसिल मिल गया था, लेकिन वो एग्जिस्ट उससे पहले करते थे। सच एनालिसिस आल्सो इंडिकेट दैट कॉमन एंसेस्टर्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स, कॉर्डेट्स एंड अदर एनिमल फाइला that radiated during Cambrian explosion lived 670 million years ago. अब once again कि 542 मिलियन ईयर्स तो रीसेंट है, ठीक है, 542 जो है वो रीसेंट है। किसके कंपैरिजन में? 670। 670 तो बहुत पहले की बात है ना। 542 और 670 के दरमियान में ऑलमोस्ट 70 मिलियन ईयर्स का फासला है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं आपको फिर बताता हूँ, इफ यू आर फाइंडिंग 542 मिलियन ईयर्स अगो यू आर फाइंडिंग अ कॉर्डेट फॉसिल, अगर आपको कॉर्डेट का फॉसिल मिलता है तो, लेकिन उसकी रेडिएशंस आपको क्या बताती हैं? उसका जो डाटा है वो आपको क्या बताता है कि जो एंसेस्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स हैं वो कब एग्जिस्ट कर रहे थे? एंसेस्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स आपके तकरीबन 670 मिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्ट कर रहे थे। अब ये चीज़ हमें क्या बताती है? ये चीज़ हमें ये बताती है कि ये जो डिस्टेंस है इसके दरमियान में कहीं वो मरे, उनकी फॉसिलाइजेशन हुई और हमें वो फॉसिल जो है उसकी डेटिंग से वो हमें ये पता लगा कि वो बरी किस टाइम हुआ था। अब देखिए, फॉसिल के बारे में एक और बात भी है ना। फॉसिल मिलने का मतलब ये नहीं होता कि वो ऑर्गेनिज्म उस जमाने में रह रहा था। फॉसिल मिलने का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म उस जमाने में मरा था। अब आप लोगों में से बहुत सौ को इस बात को ज़रा थोड़ा सा शॉक लगेगा, लेकिन ये बड़ी टेक्निकल और बड़ी ही जनरल सी बात है। ये कोई बहुत यूनिक और टेक्निकल बात नहीं है, ठीक है। ये बड़ी जो है वो इजी बात है कि अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि आप एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़िंदा है, ठीक है। अब वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जो भी कुछ होता है वो रिप्लेस हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, बफर्ज मोहाल आप क्या करते हैं? आप C14 की डेटिंग करते हैं, अगरचे इतने पुराने फॉसिल की C14 डेटिंग हो ही नहीं सकती, लेकिन एक गलत एग्जांपल के जरिए समझते हैं, C14 डेटिंग करते हैं। अब वो जो C14 डेटिंग है उसमें आपको ये पता है कि जब तक वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है C14 रिप्लेस होता रहेगा या बढ़ता रहेगा, लेकिन जैसे ही वो डेड हो जाता है, डेड का मतलब है डिकेइंग। अब यहां से स्टार्ट होती है डिकेइंग। डिकेइंग। अच्छा, अब जरा अगले सवाल का जवाब दीजिए। डिकेइंग, हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है? हाफ लाइफ क्या है? जी बेटा। सर, हम जिस आइसोटोप के रेफरेंस से उस ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं, तो उस फॉसिल में जो अगर वो हाफ रह गया है,
जितने टाइम में वो हाफ रह गया है। जितने टाइम में वो हाफ रह जाएगा वो उसकी हाफ लाइफ है। वो हाफ कब होना शुरू होगा? जब वो तब हाफ होना शुरू होगा जब वो डिके होना शुरू होगा। और डिके वो कब होगा? जब ऑर्गेनिज्म मरेगा। इसका मतलब है कि फॉसिल का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म उस टाइम पर मरा था, लेकिन वो उस ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन, फॉसिल आपको उस ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन बता ही नहीं सकता, इल्ला ये कि आपको उससे भी पुराना, उससे मिलता जुलता फॉसिल मिले। उससे मिलता जुलता, उससे भी पुराना फॉसिल मिलेगा, तब आप कहेंगे कि ये इसका एंसेस्टर हो सकता है। फॉसिल का तो मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म मर गया, अब आप उसकी डिके शुरू होगी और अब आप उसको जज करेंगे, मेजर करेंगे। तो जो फॉसिल है उसके मिलने का मतलब ही ये होता है कि ये ऑर्गेनिज्म उससे कहीं पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, ये स्पीशीज उससे कहीं पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। तो अगर आपको इस जमाने में इसके फॉसिल मिले हैं तो वो यकीनन बहुत अरसा पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। एक दो चीजें आपको यहां से नोट करवाने के बाद फिर आगे चलते हैं। Researchers have unearthed 710 million years old sediment containing steroid indicative of a particular group of sponges। एक स्टेरॉइड भी मिला, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपको ये अ फाइंडिंग दैट सपोर्ट्स द मॉलिक्यूलर डाटा। अब मॉलिक्यूलर डाटा, इसका मतलब है वो मॉलिक्यूल जो है वो इतना अरसा सर्वाइव कर सकता था, वो मॉलिक्यूल इतना अरसा फॉसिलाइज्ड रह सकता था। तो आपको स्टेरॉइड के आसार भी मिले। अंदाजा करें अगलों ने कैसी कैसी पैलियोंटोलॉजी में रिसर्च की हुई है, और हमारे यहाँ पे पैलियोंटोलॉजी किस तरह पढ़ाई जाती है। कुछ अर्सा पहले मैंने आपको कहा था कि डिपेंड करता है कि किस तरह चीज़ सिखाई गई है। बहुत दिलचस्प टॉपिक है पैलियोंटोलॉजी। अब स्टेरॉइड का मिलना, अगलों ने स्टेरॉइड जज कर लिया उसके अंदर से। अब ये मुझे भी नहीं पता था कि स्टेरॉइड कैसे जज किया जाता है। रट्टे लगाए, ये रॉक्स ऐसे बनती हैं, सेडिमेंट्स ऐसे बनते हैं, फॉसिल ऐसे बनते हैं, ये फॉसिल इस ज़माने में मिला, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को रट्टा लगा लिया, ये इतने अरसा पहले, इतने मिलियन साल पहले, ये ऐसे, ये ऐसे। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि फॉसिल वाली जो बात मैंने आपको बताई है, शायद आप में से एक दो ऐसे हों जिनको ना पता हो ऑलरेडी। मैं ये नहीं कह रहा सबको, लेकिन ये इस अंदाज से किसी ने नहीं सोचा होगा कि फॉसिल का मतलब यही है कि वो ऑर्गेनिज्म मरा कब था। फॉसिल का मतलब ये नहीं है कि उस ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन मिल गया आपको, वो तो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। कैम्ब्रियन में फॉसिल मिलने का मतलब ये है कि वो तमाम ऑर्गेनिज्म पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। तो ये उन्होंने उससे भी पुराने बड़े बड़े दलाइल, बड़ी बड़ी जो है नताइज निकाल लिए। उन्होंने स्टेरॉइड का फॉसिल ले लिया और उन्होंने ये जज कर दिया कि ये कितना पुराना है, ठीक है। तो इट वॉज एन ऑसम डिस्कवरी। उसके बाद क्या होता है जी बेटा, आप लोगों का सवाल अगर यहाँ पर है तो बताइए, वरना आगे चलते हैं। नो सर आपने क्वेश्चन। बताया था ना कि टिश्यू जी बोले बोले। सेल होते हैं वो डिपेंड। सर आपने बताया है ना कि टिश्यू में सेल एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जी जी। तो सर ऐसा हो सकता है ना, मतलब एक सेल को कोई डिसीज हो, कोई अफेक्ट, उसको कोई मतलब डिसीज हो तो वो जल्दी से डिसीज प्रोसीड कर जाए एज कम्पेयर टू इंडिपेंडेंट सेल्स। इंडिपेंडेंट सेल्स जी जी में तो जी, सही होता ना। बिल्कुल ऐसा तो है ये, फिर बिल्कुल। जी बोलिए, आप पूरा कीजिए सवाल। सर मैं यही बात कर रही कि मल्टी सेलुलरिटी में डिसएडवांटेज होता है ना ये वाला। मल्टी सेलुलरिटी में ये डिसएडवांटेज तो होता है, लेकिन उसके साथ ये एडवांटेज भी होता है कि अगर एक सेल डेड हो रहा है तो वो ऐसे केमिकल रिलीज करता है, पैराक्राइन फैक्टर्स रिलीज करता है, जो फौरी तौर पर उस सेल को जो डिजीज्ड होता है वो उसको ख़त्म कर देते हैं। जैसे इंटरफेरॉन्स हैं। अब इंटरफेरॉन्स एंटी वायरल प्रोटीन्स है। ये एंटी वायरल प्रोटीन्स कैसे हैं? जिस सेल के ऊपर वायरस अटैक करता है वो इंटरफेरॉन रिलीज करके अपने इर्द गिर्द वालों को बता देता है कि आई एम इन्फेक्टेड, तो वो फौरी तौर पर उसको ख़त्म कर देते हैं। तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म में बड़ा इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपको बड़ा फ़ायदा होता है इससे। और अगर ऐसा होता है कि अगर साथ वाले सेल जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, वो डेड होते हैं, तो वो साथ वाले सेल मरते मरते हिस्टामिन रिलीज़ कर देते हैं, जिसके नतीजे में वाइट ब्लड सेल आके उन सब को ख़त्म करते हैं और रिप्रोडक्शन जो है दोबारा से स्टार्ट करवा देते हैं। तो ये वैसे तो ये ह्यूमन की बॉडी की होम्योस्टेसिस में आपको बता रहा हूँ, लेकिन मल्टी सेलुलरिटी में ये एडवांटेज बहरहाल है और प्लांट्स ये एडवांटेज बहुत यूज़ करते हैं।
ह्यूमन जैसी ऑसम एग्जांपल को छोड़ देते हैं हम। प्लांट्स ये जो एक्टिविटी है बहुत यूज़ करते हैं केमिकल कम्युनिकेशन के ज़रिए डिफेंस, और अपने साथ वाले सेल्स को फौरी तौर पर जो कर लेते हैं। जी बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, मेरी आवाज़ पूरा पूरा जवाब पहुंच गया था आप तक? नो सर, एंड पे नहीं आई आपकी आवाज़। अच्छा, वो मैं ये कह रहा था कि बेसिकली उसमें ये होता है कि प्लांट्स भी ये काम कर लेते हैं। प्लांट्स भी अपने जो है वो सेल्स की आपस में जो है वो कर लेते हैं। मतलब अगर एक सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वो दूसरे सेल्स को कम्युनिकेट कर देता है और फौरी तौर पे उस सेल को ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये कोई इतना बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है कि अगर एक सेल ख़त्म हो रहा है तो वही डिजीज़ दूसरे को लगेगी, तो ये कोई डिसएडवांटेज है, बल्कि रिप्लेसमेंट हो जाती है। अगर कॉलोनी में सेल्स काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो कॉलोनी में सेल डिस्ट्रॉय होने का मतलब ये नहीं होता कि दूसरे उसको रिप्लेस करेंगे। कॉलोनी का साइज मैटर नहीं करता, कॉलोनी में सब सेल्स को अपनी गर्ज होती है। भाई मैं जिंदा हूँ, ठीक है, बाकी मरते मरे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक सेल अगर मरता है दूसरा सेल उसको खत्म कर देता है और उसकी जगह नया सेल आ जाता है, सेल नंबर पूरा किया जाता है, रेशियो पूरी की जाती है। तो ये टिश्यू का ये एडवांटेज है, ये मल्टी सेलुलरिटी का एडवांटेज है। कॉलोनी में सेल मरते हैं मरे, उनको रिप्लेस कोई नहीं करेगा। जी, और कोई सवाल? अच्छा जी, अब यहाँ से कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड। अब कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड ये कोई बहुत यूनिक इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं दी गई, ठीक है। अगरचे ये इस लिहाज से बहुत यूनिक चीज़ है कि यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए था कि ट्रांजिशन कैसे हो रही है, ट्रांजिशन फ्रॉम एक्वेटिक हैबिटाट टू लैंड हैबिटाट। लेकिन वो आपको यहाँ नहीं बताया जाएगा, वो आपको बताया जाएगा एनिमल डाइवर्सिटी में, कि जब आपने फ़िश जब बन गई और फिश के अंदर ये कैपेसिटी आई कि वो कुछ अरसे के लिए, कुछ देर के लिए टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकती हैं, तो उसके बाद जाकर ये जो है वो कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड पॉसिबल हुई। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मुख्तसर बताया गया है, सिर्फ टाइम फ्रेम बताया गया आपको ना, कि किस टाइम फ्रेम में ये ऑर्गेनिज्म हमें नज़र आए। हमें नज़र आते हैं 500 मिलियन ईयर्स अगो, 540s में हमारा वो वाला स्टार्ट हो जाता है कैम्ब्रियन। 542 से 542 से कैम्ब्रियन स्टार्ट हो जाता है। हमें जो कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड नजर आती है वो 500 मिलियन ईयर्स को नजर आती है, यानी तैयारियां इससे पहले चल रही थी। अब 542 और 500, इनमें से करीब तर कौन है? 500। दूर वाला कौन है? 542। लेकिन कितने मिलियन? सिर्फ 42 मिलियन ईयर्स साल का फर्क है, ठीक है, 42 मिलियन ईयर्स। अब ये जो 42 मिलियन ईयर्स हैं ये कम टाइम है, लेकिन इसका मतलब है तैयारी पहले से चल रही थी। पहले से ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो कि इस बात के लिए तैयार थे कि उन्होंने लैंड को कॉलोनाइज करना है। तो लैंड की कॉलोनाइजेशन में हमें जो एविडेंस मिलती है वो 500 मिलियन ईयर्स अगो की मिलती है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जाहिर सी बात है, किसी भी जगह पर आपको सर्वाइव करने के लिए जो अडेप्टेशन चाहिए होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर कुछ फ़िश ऐसी हैं, जैसे एक फ़िश होती है जिसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर मैं दोबारा नाम देखता हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। हैव टू, लोब फिन्ड फिश, लोब फिन्ड फिश जी। ये वो फिश हैं कि जिनको कहा जाता है कि ये मॉडर्न टेट्रापोड्स के एंसेस्टर्स हैं। ये वो फिश है जो लैंड पर आई पानी से। अच्छा, एक और बात, ये बड़ी ज़रूरी बात है, और क्या है कि कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड का मतलब ये नहीं है कि एनिमल्स ने लैंड को कब कॉलोनाइज किया, नहीं।
कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म ने, वो चाहे प्रोकैरियोट्स हों, चाहे वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हों, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स यानी एल्गी हों, प्रोटिस्ट्स हों, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हों, पहला एनिमल जिसका एविडेंस हमें मिलता है, पहला एनिमल, सॉरी फिर गलत कह गया, पहला ऑर्गेनिज्म जिसका हमें एविडेंस मिलता है कि उसने लैंड को कब कॉलोनाइज किया, वो 500 मिलियन ईयर्स अगो, बस। मतलब इससे आप ये नहीं कह सकते कि एनिमल्स 500 मिलियन ईयर्स अगो है। गौर कीजिए, उसने यहाँ पर आपको क्या कहा है, उसने आपको कहा है कि टेट्रापोड्स जो हैं वो 365 मिलियन ईयर्स अगो है। यानी आपको पहला जो ऑर्गेनिज्म मिला था वो 500 मिलियन ईयर्स अगो मिला था जिसने लैंड को कॉलोनाइज किया था, और टेट्रापोड्स 365 मिलियन ईयर्स अगो मिले हम। ये दरमियान में अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है। ये तकरीबन बनता है 135 मिलियन ईयर्स का डिस्टेंस बनता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो टाइम डिस्टेंस है, ये आपको क्या बता रहा है कि तमाम ऑर्गेनिज्म एकदम नहीं आगे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आए हैं। जैसे अभी यहाँ पर प्लांट्स की हमें वो मिलती हैं एविडेंसेस कि बहुत से प्लांट्स हैं जिन्होंने लैंड को कॉलोनाइज किया। कैसे कि उनके अंदर वेस्कुलर बंडल बनना शुरू हो गए। बहुत से ऐसे प्लांट्स थे कि जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल नहीं थे, उन्होंने लैंड को कैसे कॉलोनाइज किया, उन्होंने अपने ऊपर वैक्सी क्यूटिकल बना लिया। अब वैक्सी क्यूटिकल क्या है, वैक्स की लेयर होती है जो कि प्लांट के ऊपर आ जाती है और प्लांट डिहाइड्रेशन से बच जाता है। फिर उससे भी एडवांस प्लांट्स कैसे हुए कि वैक्स की क्यूटिकल वालों ने अपने अंदर क्या बनाना शुरू कर दिए, वेस्कुलर बंडल। पहले प्लांट्स में, अर्ली प्लांट्स में वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम नहीं थे, अब जाइलम फ्लोएम जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, अब अगर जाइलम फ्लोएम बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली तरक्की याफ्ता प्लांट्स हैं। फिर जाइलम फ्लोएम बन गए, फिर उनके कद ऊंचे होना शुरू हो गए। तो पहले एक्वेटिक प्लांट, फिर वो जिनमें वैक्स थी, डिहाइड्रेशन से बच सकते थे, वेस्कुलर बंडल नहीं थे, फिर वेस्कुलर बंडल वाले, फिर ऊंचे कद वाले प्लांट्स हमें आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमें कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड की पूरी सीरीज मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही आप एक और अंदाज से भी इसको देख सकते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैंने अभी कल परसों भी एक बात बताई थी माइक्रोराइजल एसोसिएशन के बारे में, कि तकरीबन जो 90% प्लांट्स ऐसे होते हैं जो माइक्रोराइजल एसोसिएशन में रह रहे होते हैं, 95% प्लांट्स ऐसे होते हैं जो माइक्रोराइजल एसोसिएशन में रह रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्लांट माइक्रोराइजल एसोसिएशन में रह रहा है तो उसके एंसेस्टर भी ऐसे रह रहे थे। ये बात एक्सपेरिमेंट से साबित है कि जो माइक्रोराइजल एसोसिएशन है, यानी प्लांट्स एंड फंजाई, दे इवॉल्व, दे को इवॉल्व, उनकी को एवोल्यूशन हुई है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस सेंटेंस को और करें तो लिखा है कि, देखिएगा जी, द रूट फंजाई, सॉरी, plants appear to have colonized land in the company of fungi. Even today, the roots of most plants are associated with the fungi that aid in absorption of water and minerals from the soil. अब माइकोराइजा, अगर इनिशियली शुरू से प्लांट्स ऐसे थे जिनकी रूट्स फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाती थी, इसका मतलब ये था कि जो प्लांट्स हैं उनके साथ साथ फंजाई ने भी लैंड की कॉलोनाइजेशन की है, या कम से कम प्लांट्स से पहले फंजाई लैंड पर आ चुके थे, प्लांट्स ने उनके बाद उनसे सिम्बायोसिस की है या म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप की है। ठीक है, तो इसका मतलब वाज़ेह तौर पर यह है कि जो प्लांट्स हैं वो, उनका और फंजाई का जो एवोल्यूशन है वो बहरहाल किसी हद तक एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, इसको आप को एवोल्यूशन भी कह सकते हैं, पैरेलल एवोल्यूशन भी कह सकते हैं, एक दूसरे के साथ साथ इवॉल्व हुए। इसी तरीके से कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड में एनिमल्स का बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है। एनिमल्स जो हैं वो फिश से इवॉल्व हुए हैं। एनिमल्स का जो पैटर्न नज़र आता है वो तो इस तरह का नज़र आता है ना हमें कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट टू टेरेस्ट्रियल, देन अगेन टू एक्वेटिक। एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल में जब पहली दफ़ा लैंड कॉलोनाइजेशन हुई थी, इसको आप यूँ कह लें कि जब पहली दफ़ा लैंड कॉलोनाइजेशन हुई थी तो इसको आप कहते हैं कि एक्वेटिक। एक्वेटिक ये वो थे जो फिश थे, फिश एंसेस्टर्स। फिश एंसेस्टर्स, फिश एंसेस्टर्स से क्या हुआ, फिर उसके बाद टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के बाद फिर से दोबारा एक्वेटिक में गए। लेकिन अब जो एक्वेटिक में गए हैं उनमें जो है वो ख़ास तौर पर मेमेलियन एंसेस्टर्स हैं, कि ज़्यादातर जो अब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो मेमेलियन हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल से एक्वेटिक में जाने वाले रेप्टाइल्स भी हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स भी मौजूद हैं जो टेरेस्ट्रियल से एक्वेटिक में गए। कौन से? स्नेक। ठीक है,
स्नेक जो है, बहुत से स्नेक्स ऐसे हैं जो परमानेंटली रहते हैं इसमें वाटर में, सांस लेने के लिए तो बाहर आते हैं, जैसे वेल आती है, जैसे डॉल्फिन आती है, जैसे सील आती है, ये तमाम जो आते हैं ये सांस लेने के लिए तो बाहर आते हैं, लेकिन इनका जो लाइफ स्टाइल है, जो बॉडी स्टाइल है, वो एक्वाटिक है। बिल्कुल ऐसे ही जो एक्वाटिक स्नेक्स हैं उनका, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं विच टर्न बैक टू एक्वाटिक एनवायरनमेंट, अपने बॉडी पोस्चर की वजह से और आइडियल अडेप्टेशंस की वजह से दे टर्न बैक। तो ये जो है वो हमें नज़र आता है। फिर इसी तरीके से चले वो जब हम फिश पढ़ना शुरू करेंगे तब हम उसकी बात करेंगे, लेकिन ये जो एवोल्यूशन है इसमें ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन है, इसको आप कहेंगे कॉलोनाइजेशन ऑन लैंड, कि इस ज़माने में अब लैंड पर कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुई थी। ये वो टाइम है जब लैंड पर कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुई थी, और इसमें हमें बहुत वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें इसमें नज़र आते हैं। ह्यूमन बीइंग की लैंड कॉलोनाइजेशन हमें कहाँ मिलती है? होमो सेपियन की। ह्यूमन बीइंग में जो होमोसेपियन है वो हमें सिर्फ कब मिलता है? जस्ट 1,95,000 ईयर्स अगो। 1 लाख, ये बात हो रही है 0.19 मिलियन, 1,95,000, ठीक है, 0.19 मिलियन। ये पहले हम किसकी बात करते थे? 500 मिलियन, 400 मिलियन, 300 मिलियन, 10 मिलियन, 30 मिलियन। नहीं, यहां बात हो रही है 1,95,000। ये घड़ी की टिक है, जिसको हमने कहा था कि ह्यूमन अगर 1 घंटे में समाया जाए तो ह्यूमन 0.2 सेकंड्स पहले इवॉल्व हुए हैं। तो ह्यूमंस जो हैं वो उनको होमोसेपियन को बने हुए 1,95,000 हुए। लेकिन ह्यूमन के जो अडेप्टिव रेडिएशन है, कब जो प्राइमेट्स बाकियों से ह्यूमन की लिनिएज कब सेपरेट हुई? वो था 6 to 70 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 60 से 70 लाख साल पहले। 60 to 70 लाख ईयर्स पहले हमें जो है वो मिलते हैं कि ह्यूमन के एंसेस्टर्स तब एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। लेकिन जो प्राइमेट से ह्यूमन सेपरेट हुआ है वो 1,95,000 ईयर्स पहले हुआ है, ठीक है। तो ये कॉलोनाइजेशन ऑन लैंड है कि ऑर्गेनिज्म ने कैसे कैसे अपने आप को अडेप्ट किया इस पे आने के लिए, लैंड पे आने के लिए, और कब कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड शुरू हुई, ठीक है जी बेटा।